Very good morning, my dear friends. I am Professor Dinesh Sharma, bringing to you yet another subject of 11th standard, that is secretarial practice. As at the time of admission itself, I have informed you that 11th standard के जो सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं, उन 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट जो है वो दिनेश सर यानी मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ। हमने अब तक इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक उसी तरह से, उसी तैयारी से हम अब आज शुरू करने वाले हैं हमारा दूसरा सब्जेक्ट, जो कि है सेक्रेटल प्रैक्टिस। ये दोनों थियरी सब्जेक्ट जो है वो मैं खुद पढ़ाता हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस 2 सब्जेक्ट्स। येट अनदर थियरी सब्जेक्ट जो ओसीएम है वो हमारी जूनियर राधिका मुर्गिया पढ़ाती हैं। तो मैथ्स ऑब्लिक जो मैथ्स लोग नहीं लेते, जो स्टूडेंट्स मैथ्स ऑप्ट नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए ओसीएम एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को यही सलाह रहेगी कि वो मैथ्स के साथ ही रहें, राइट। जिन स्टूडेंट्स ने आगे के लिए कुछ सोचा नहीं, कुछ किया नहीं, वो लोग ओसीएम लेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ्स लोगे तो भले ही आप सादा बीकॉम भी अगर आगे करते हो, इफ़ यू जस्ट गो इन टू प्लेन बीकॉम ऑल्सो, देयर ऑल्सो यू विल बी फाइंडिंग मैथ्स इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अगर आप 11th-12th मैथ्स ऑप्ट करते हो तो आपको फिर आगे जो है दिक्कत या कठिनाई नहीं होगी। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, कोई अल्टीमेटली मैथ्स लेना ही नहीं चाहता, कोई भी एट एनी कॉस्ट, उनके लिए अलग टीचर, अलग फैकल्टी जो है वो अपॉइंट की गई है। शी विल टेक केयर ऑफ योर सब्जेक्ट ओसीएम, right? She has been teaching with us since last 1 year. She has successfully completed 12th standard batch and also 11th standard. So this will be her second year. So don't worry, every subject will be taken care of, right? Still जो theory subjects होते हैं इनके ऊपर मेरा सुपरविजन होता है। भले ही ओसीएम वाला सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा था, ओसीएम वाले सब्जेक्ट के ऊपर भी पूरा सुपरविजन जो है वो मेरा होता है। भले ही मेरी जगह कोई और फैकल्टी उसे पढ़ाती है, लेकिन उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करवानी है, क्या करवानी है, क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट से करवानी है, ये सभी चीज़ें मेरे मार्गदर्शन, मेरे सुपरविज़न के अंडर ही होती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सेक्रेटल प्रैक्टिस। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आएगा जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं। जी हाँ, राइट। नॉर्मली देखा जाए तो हम मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, ये सभी लोग बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। फैमिली बिज़नेस करने में हम ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो फैमिली दर फैमिली, ये जो फैमिली का बिज़नेस आगे चलाया जाता है, ये कौन सा फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक अकेला व्यक्ति अगर बिज़नेस चला रहा है तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो हम प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी का नाम सुनते हैं, ये कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड है, बिज़नेस से जुड़ी है, जो हमें मालूम नहीं है, टेक्निकल उसके बारे में हम साउंड नहीं है, राइट। टेक्निकली अगर आप टर्म्स के साथ साउंड होंगे, कंसेप्ट्स के साथ साउंड होंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, राइट। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। विल ऑल्सो बी लर्निंग व्हाट आर द डिफरेंट what was the evolution of the different businesses, different forms of businesses like the sole trading concern, joint in the family system, then partnership, limited liability partnership, non-profit concerns, and finally the joint stock company. Now these are the different forms of business organization जिसके बारे में हम आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, ये जो चैप्टर है ये जुड़ा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जहाँ पर हम पहले देखेंगे हाउ हैज़ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व एंड आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाउ डिड द जॉइंट स्टॉक कंपनी इवॉल्व, right? So before I start my session, let me have a quick revision on the evolution of trade. जैसे आप सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, एक सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है बार्टर सिस्टम। I hope everyone must be acquainted with what is a barter system. Barter system is a system where goods were exchanged for goods, यानी कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, राइट। वो व्यक्ति किसी और के साथ ट्रेड करना चाहता है, बाइंग एंड सेलिंग करना चाहता है। तो पहले ये हुआ करता था दोस्तों, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी आपको कुछ लेना खरीदना है तो आपको बदले में गुड्स ही देना पड़ेगा, राइट। बार्टर सिस्टम वाज सिस्टम वर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, राइट। दैट मीन्स ट्रेड वाज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ गुड्स, राइट। मीन्स अगर मान लो
ये वाला व्यक्ति जो है, ये अगर बी को कुछ, ये दूसरे वाले व्यक्ति को, मान लो इसका नाम राम है और श्याम है, राम और श्याम ट्रेड करना चाहते हैं, राम कुछ बेचना चाहता है, श्याम कुछ खरीदना चाहता है, ठीक उसी तरह से श्याम भी कुछ खरीदना चाहता है। तो क्या होगा, राम जो है ही विल प्रोवाइड राइस, ही प्रोमिसेस टू प्रोवाइड राइस टू श्याम, एंड इन रिटर्न श्याम प्रोमिसेस टू गिव वीट टू राम, राइट। अभी देखो, राम को वीट खरीदना है, राम वीट बाय कर रहा है, लेकिन बदले में वो क्या दे रहा है, राइस दे रहा है, राइट। श्याम को जो है राइस खरीदना है, लेकिन बदले में वो क्या दे रहा है, वीट खरीदना है। नाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेड और ट्रांजैक्शन, this particular trade or transaction is done with goods. That means there is no money involved in this transaction. There is no money involved in the transaction, right? So there was transaction or trade carried out with the help of goods. This was the barter system. This was very simple, right? So लेकिन जब ये barter system हुआ करता था, human wants were very limited. जैसे रोटी, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत जो है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की जो ज़रूरत या रिक्वायरमेंट जो थी, वो उस वक्त उस दौरान लोगों की हुआ करती थी। ह्यूमन वांट्स वर वेरी लिमिटेड, बट दैट इज़ नॉट द सिनेरियो टुडे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। वी नाउ वांट सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, राइट। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से कुछ नहीं चलता, हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल पे स्नैपचैट चाहिए, उसके साथ स्ट्रिक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, उसकी स्टोरी चाहिए, राइट। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हमें अब चाहिए, जिसके बिना जीना मुश्किल है। एक बार हम रोटी के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। क्या बोल रहे हैं सर, क्यों बदनाम कर रहे हैं बच्चों को? जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ, राइट। आज के डेट में हम बगैर खाए रह सकते हैं, बगैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट होने के नाते हम मोबाइल के बिना तो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं रह सकते, राइट। तो तब ये सिस्टम चलता था। धीरे धीरे क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज़ इवॉल्व होने लगी, राइट। ट्रेड स्टार्टेड बिकमिंग कॉम्प्लेक्स डे बाय डे, ट्रेड स्टार्टेड बिकमिंग कॉम्प्लेक्स डे बाय डे। यानी कि मान लो राम को कल को किसी के साथ किसी से बुल्स खरीदना है, काव खरीदना है, गोट खरीदना है, कपड़े खरीदना है, मकान खरीदना है, हर वो चीज़ के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, राइस उसके पास देने के लिए तो राइस है, अपने खेत में जो राइस बनता है वो राइस देने के लिए। तो हर वो चीज़ जो वो खरीदना चाहता है उसके अगेंस्ट राइस की वैल्यू उसे डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम जो आ रही थी, कॉमन मेजर वैल्यू जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, इसे हम जब मनी चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स उसके अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको देना गुड्स है, बदले में गुड्स लेना है, राइट। तो हर एक बार वैल्यू डिफाइन करेगी, हर एक बार वैल्यू जो है वो डिफर करेगी, राइट। जैसे कि 2 किलो राइस इज इक्वल टू 1 kg ऑफ व्हीट, 2 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 1 kg ऑफ व्हीट। इफ दिस वॉज द value defined, then what about if he had to buy eggs, if he had to buy cow, if he had to buy goat, if he had to buy clothes? Every time he had to buy something or trade for something, he had to define the value of rice against that particular commodity. So do you think it's a simple job? Earlier it was simple, that time barter existed because लोगों की ज़रूरत है, जो that was simple. Like let's say आपके पास राइस है देने के लिए, and you want to buy goods from the market, and rice is accepted as against the commodity you want to buy. So you want to buy different goods. आपको ड्रेस खरीदना है, टॉप खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, हेडफोन्स खरीदना है, साइकिल खरीदना है, बैग खरीदना है, रजिस्टर्स खरीदना है, पेन खरीदना है। तो हर वो चीज़ जो आप खरीदना चाहते हो उसके अगेंस्ट अगर आपको राइस देना है, तो हर बार आपको राइस की वैल्यू मेजर करनी पड़ेगी कि भाई पेन अगर खरीदना है तो उसके अगेंस्ट मुझे कितना राइस देना पड़ेगा, कपड़े के अगेंस्ट कितना देना पड़ेगा। नाउ दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यस और नो, राइट। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ने लगी, ये जो बार्टर सिस्टम है ये आउटडेट होने लगा, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आने लगे, जैसे हम डिटेल जो है इकोनॉमिक्स के मनी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ड्यू टू दिस डिफिकल्टीज देयर वाज एवोल्यूशन ऑफ द टर्म मनी। इसकी वजह से मनी आया, एंड मनी मेड ट्रेड simple, right? Everything you wanted to buy and sell was valued in terms of money, and money is the commodity which is used as a medium of exchange and store of value, right? So money has now been
is now being used as a medium of exchange which is a common measure of value for trade. यानी कि अगर आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, तो उसकी वैल्यू जो है वो मनी में होती है. इफ़ यू वांट टू बाय wheat, it will be measured in terms of money. That is, let's say the price of wheat is rupees 20 per kg, right? The price of rice is 30 rupees per kg. So this way everything you buy today is defined in terms of money. So after the evolution of money, trade also started to expand. पहले बिजनेस भी सिंपल हुआ करता था, राइट? दिन ब दिन जो है वो ट्रेड बढ़ने लगा. नाउ देन वाज अ पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, राइट? सो इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले एवरीथिंग वाज डन मैन्युअली. मैक्सिमम यानी आप बोल सकते हैं एज गुड एज 100% प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाज डन मैन्युअली. बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोडक्शन स्टार्टेड टू पिकअप. दैट मीन्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी started to increase with the use of machines etc etc. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज आने लगे, इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू इंस्टॉल मशीन्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मोर ऑफ मशीन्स रादर दैन लेबर, राइट? ऐसी ऑटोमेटेड चीज़ें जो प्रोडक्शन का मेथड है वो करना, इट्स कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर हम मैन को रिप्लेस करेंगे मशीन से. विल बी रिप्लेसिंग लेबर विद द मशीन. मान लो कोई हैंडलूम इंडस्ट्री है, उस हैंडलूम इंडस्ट्री में जो हैंडलूम वर्कर है अगर हाथ से कपड़ा बनाएगा, बट ऑब्वियस प्रोडक्शन कम निकलेगा. लेकिन हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर वही कपड़ा अगर मशीन निकालती है तो मशीन तो 24 घंटे काम कर सकती है. क्या इंसान 24 घंटे काम कर सकता है क्या? नहीं. तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आने की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो स्पीडअप होने लगा. प्रोडक्शन स्पीडअप होने की वजह से हर एक कंपनी अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने लगी. हर एक कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगी. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से उनके लिए उनका लोकल मार्केट भी एक लिमिटेशन की तौर पे निकल के आया. यानी कि देखो, प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगा उतना ज़्यादा बड़ा आपको मार्केट लगेगा. बिग विल बी द मार्केट विच विल बी रिक्वायर्ड, राइट? तो जैसे जैसे जो इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करके प्रोडक्शन अपना डे टू डे बढ़ा रहे थे, उसके वजह से जो है वो मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ा या फिर ग्लोबल मार्केट की रिक्वायरमेंट सभी इंडस्ट्रीज़ को महसूस होने लगी. क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना वांट सेटिस्फाई होने के बाद भी एक्सेस प्रोडक्शन कंपनी के पास हो रहा था. तो कंपनी ने क्या सोचा, क्यों ना हम हमारा बिजनेस एक्सपांड करें. लोकल मार्केट को छोड़कर हम थोड़ा नेशनल मार्केट पे जाए, नेशनल मार्केट को छोड़कर हम ग्लोबल मार्केट में जाए. फिर यहाँ से शुरुआत हुई टर्म्स की, जो कि है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. where after the industrial revolution the production scale increased on a larger extent, business increased on a larger extent, business started becoming complex, buying and selling becoming complex, import and export इस तरह के नए terms आने लगे, where goods were produced in one country and sold in another country, goods were produced in the one country and bought in another country, right? तो इस तरह से है जो है हम देखते हैं कि बिजनेस में काफ़ी सारे रेवोल्यूशन हुए. नाउ ड्यू टू दिस बिजनेस रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो पहले शुरुआत में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, देन it would turn out to a sole trading concern. Sole trading concern is a concern or form of organization where a single person sole trading concern is Sole trading concern is a form of business organization where a single person looks into the business activities, right? Normally इंडिया में या परवनी में आसपास जो आप देखते हो, इट्स अ फॉर्म ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न वो होता है जहाँ पर एक सिंगल व्यक्ति ओनर ही अपने पूरे बिजनेस को चलाता है. देयर इज सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस एंड दैट सिंगल ओनर कैरीज आउट एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, राइट? दैट मीन्स मैनेजमेंट भी वही करता है, बिजनेस भी वही चलाता है और बिजनेस की देखरेख भी वही करता है, बिजनेस डिसीजन मेकर वही है और बिजनेस का जो कुछ भी नफ़ा नुकसान है वो वही बेयर करता है, राइट? द लॉस एंड प्रॉफिट रिलेटेड टू बिजनेस
इज एंजॉयड बाय हिम। प्रॉफिट होता है तो वही रखता है, नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी वही करता है, पूरा बिजनेस का ध्यान भी वही रखता है, पूरा बिजनेस कैरी आउट वही करता है। सो इस तरह के ट्रेडिंग कंसर्न्स को हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न, राइट। अगर लोकल मार्केट में परभनी के अंदर बिजनेस करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन बनाना है, यू वांट टू कैप्चर द स्टेट मार्केट, नेशनल लेवल मार्केट और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डू यू थिंक देर इज अ पॉसिबिलिटी वेर अ सिंगल पर्सन कैन डू दिस जॉब? नो, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू दिस जॉब, राइट। सो इसीलिए और भी लोगों की ज़रूरत हमें महसूस होती है कि भाई जितने ज़्यादा हाथ होंगे काम करने के लिए उतना ज़्यादा हम एक्सपांड कर पाएंगे। इसीलिए अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन हुआ, right? So after the industrial revolution, the production activities started to increase rapidly due to the increase or rapid evolution of the due to the rapid increase or evolution of the business started expanding, and due to this particular expansion there felt the evolution of different types of concern, which finally led to the joint stock company. ये जो evolution होता गया business का due to this increase in the business activities led to the final evolution of our form of organization, which is the main part of discussion of this chapter, that is a joint stock company, right? इस तरह से बार्टर सिस्टम से आगे जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है बिजनेस और ट्रेड बढ़ने लगा, और बिजनेस और ट्रेड बढ़ने की वजह से दैट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द कोर discussion of our particular chapter, that is the joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ पहले हम ये देखेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन वो देखते वक्त हम इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस कंसर्न्स देखेंगे, किस तरह के बिजनेस कंसर्न इवॉल्व हुए हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कंसर्न, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ बिजनेस कंसर्न। चलिए, राइट। सो दिस इज ऑल वी हैव इन द इंट्रोडक्शन जो कुछ भी है मैंने बता दिया है। स्टिल उसका जो कुछ भी रीडिंग है हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सेक्रेटल प्रैक्टिस को पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। आई विल बी रेफरिंग द टेक्स्ट बुक। अभी रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन सेक्रेटल प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप मन के लैंग्वेज ले सकते हैं अगर आपको पॉइंट पता है तो। इस तरह का फॉर्मेट सेक्रेटल प्रैक्टिस में नहीं चलता। यू विल हैव टू स्टिक टू टेक्स्ट बुक। जितना टेक्स्ट बुक कि जैसी आप लैंग्वेज जो है वो लिखोगे उतना ज़्यादा जो है आपको मार्क्स मिलने की संभावना है। तो क्लोज इनफ यू हैव टू बी विद द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। उसके लिए ज़रूरी होगा टेक्स्ट बुक का थरो प्रिपरेशन हमारा हो जाना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेट ऑफ डिस्कशन, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। लेकिन इससे पहले एक दायरा, एक बाउंड्री बनाते हैं। Let's have a overview of the chapter, what we are going to study in this chapter. Firstly, we are going to see the evolution of business organization. पहले हम देखेंगे कि business organizations का evolution कैसे हुआ, then what are the different types of business organization, what is a sole trading concern, what is joint in the family, what is a partnership firm, what is LLP, what is cooperative society, and what is a joint stock company. Firstly, we are going to see the types and the evolution of the various business concern. इसके अंदर हम हर एक business concern का type discuss करेंगे और हर एक business कंसर्न के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। हर टाइप के हम फीचर्स देखेंगे। फीचर्स देखने के बाद हर वो बिजनेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे इन डिटेल डिस्कशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज, राइट। सो शुरू करते हैं। यह है हमारा दायरा। फिर उसके बाद हम देखने वाले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी। सो दिस इज एन ओवरव्यू और बर्ड्स आई व्यू ऑफ व्हाट वी आर रियली गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जो कुछ भी है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सिर्फ यहाँ पर हम रीडिंग ले लेंगे ताकि कोई पॉइंट अगर छूट जाए तो मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। So industrial revolution took place in England in 1760. I told you कि business जो था काफ़ी simple हुआ करता था before the industrial revolution, but after the industrial revolution which came in the year 1760, business complexity started to increase, right? The trade and the business started to grow to further boundaries and started to go globally. तो जैसे जैसे business बढ़ने लगा, trade बढ़ने लगा, complexity in the business arise. Now this complexity in the business led to the evolution of the form of business organization, that is a
joint stock company. Before industrial revolution, production was done manually using local resources. जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी था वो मैनुअली लेबर को यूज़ करके हुआ करता था, तो इस वजह से जो प्रोडक्शन था वो उतनी हाई स्केल पे नहीं हुआ करता था. लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 1760 के बाद कैपिटल इंटेंसिव या मशीन या ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करने की वजह से प्रोडक्शन स्टार्टेड टू इंक्रीज. इसीलिए सेल की जो बाउंड्रीज हमें बढ़ानी पड़ी, इसकी वजह से बिजनेस कॉम्प्लेक्स होने लगा, इसीलिए विच लेड टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. Limited capital was needed and often production was done at home. क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो कुछ भी एक्टिविटी थी, प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, वो लेबर करता था और प्रोडक्शन एक्टिविटी काफ़ी कम स्केल या छोटे स्केल पे हुआ करती थी. यहाँ लो परभनी में के अंदर मैं अगर परभनी के अंदर बैठ के अगर मैं कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो माई पर्टिकुलर व्यू वॉज टू जस्ट प्रोवाइड computers to people of Parvani. I never thought of producing computers in Parvani and selling it in America. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले इतना बड़ा व्यू था ही नहीं. पहले मैं क्या सोचता था, मैं मेरा कंप्यूटर बनाऊंगा, मेरे गांव में बेचूंगा, वाह, राइट. सो वट एवर वॉज द प्रोडक्शन डन, इट वॉज डन फॉर द लोकल मार्केट इटसेल्फ. तो प्रोडक्शन एक्टिविटी उतना था भी नहीं. लोकली एक आधा व्यक्ति जो है इन द फॉर्म ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न यूज टू डू द बिजनेस एक्टिविटी, और लोकल मार्केट के लिए ही वो प्रोड्यूस किया करते थे, क्योंकि उतना कैपिटल भी नहीं लगता था, उतना लेबर भी नहीं लगता था. एक अकेला व्यक्ति ही सारा प्रोडक्शन का काम कर सकता था. जो आज भी हम देखते हैं परभनी के अंदर मैक्सिमम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी एक अकेला व्यक्ति ही पूरा बिजनेस चला रहा है. तो एक अकेला व्यक्ति जो बिजनेस चलाता है, इस तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न. इसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो लोकल मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन हुआ करता था, जो कुछ भी हम लेबर का इस्तेमाल करते थे, तो कैपिटल की ज़रूरत भी काफ़ी कम थी. कैपिटल की ज़रूरत कम होने की वजह से हम कभी, क्योंकि प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्शन कम होने की वजह से बट ऑब्वियस हमें कैपिटल, या जिसे हम कहते हैं हिंदी में भांडवल, कैपिटल की ज़रूरत कम लगी बिजनेस में. सो इसीलिए बिजनेस बहुत सिंपल हुआ करता था. सो इस वक्त जो है कभी जॉइंट स्टॉक कंपनी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई. लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है सभी इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया, राइट. द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज, और लेबर को मशीन से रिप्लेस करना है, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना है. तो इसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा, बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा लाना होगा. तो ये जो पैसा या कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में करना पड़ रहा था, इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन. दैट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी हेल्प्स इन कलेक्टिंग कैपिटल और विच कैन बी इन्वेस्टेड इन ह्यूज और लार्ज अमाउंट या बड़े लेवल पर अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, फिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसे जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या अकेला व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो पैसा लगा सकता है? नहीं. तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को जोड़ के पैसा इकट्ठा करके ऐसे बहुत सारे बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं इन्हें फाइनेंस किया जाता है या उनके लिए कैपिटल कलेक्ट करते हैं. तो ये सब करने के लिए जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे आया, दैट वाज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंज इन द फील्ड ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. जैसे मैंने बोला, ट्रेड पिक्ड अप लाइक एनीथिंग आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट. जहाँ हम लोकल मार्केट की पहले सोचते थे, लोकल मार्केट से ग्लोबल मार्केट के बारे में लोग जो इंडस्ट्री है वो बात करने लगे. प्रोडक्शन वाज नाउ ऑन द लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड दैट टू इन द एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड होगा, चलो ठीक है, हमारे लोकल मार्केट में नहीं बिकेगा तो नेशनल में बिकेगा, नेशनल में नहीं बिका तो ग्लोबल में बिकेगा. उस एंटिसिपेशन में कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में बिकेगा, इस एंटिसिपेशन में प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ने लगी, राइट. Local markets turned into regional and national and international market. Local market turned into national and international market. Revolution in the transport and other commercial activities were the major effects of the industrial revolution. ना सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, साथ में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ओवरऑल जो है एक टर्न हमें देखने मिला आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चेंज हुई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चेंज हुई. पहले बिजनेस जो है वो घर से किया जाता था, फिर बाद में धीरे धीरे लोग दुकानें करने लगे, दुकानों के अंदर से दुकानों में वो चीज़ें बेचने लगे. पहले प्रोडक्शन घर पे हुआ करता था, फिर धीरे धीरे लोगों ने फैक्ट्रीज बनाना चालू की, फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन करने लगे, प्रोडक्शन बढ़ने लगा. तो ये सारे चेंजेस जो है हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद देखने को मिले. एंड टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज इवॉल्व. सो ये जो नए दौर का बिजनेस था, जहाँ पे पैसा ज़्यादा लगना था,
कंपनी को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में काम करना पड़ता था। तो ये सभी चीज़ों को मीट करने के लिए, ये सभी बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, ये सभी ट्रेड रिलेटेड चीज़ों को मीट करने के लिए एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन हुआ, दैट वाज द जॉइंट स्टॉक कंपनी, right? So this is how the joint stock company evolved. Earlier there was barter system. After the barter system, earlier there was barter system. After the barter system, we see that production, after the barter system, money was evolved. As money evolved, trade started to increase. Slowly but gradually, business or trade started to increase. Earlier the production was done at home, it was done on a very small scale, so the business was not that complex. But after the industrial revolution on 1760, business started to expand, the business started to be complex, the trade started to flow from local market to national market to international market. And due to the increased volume of production, due to the increased production, due to the need for the increase in production capacity, there was also felt need of additional and more capital, as it became very difficult for a single person to handle the business. So these all points led to the evolution of our form of organization and the part of discussion, that is the joint stock company, right? So this is all we have in the introduction of joint stock company. अभी इसके अंदर सिर्फ नॉमिनल जो है इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। कल वाले लेक्चर से जो हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम मेन पार्ट ऑफ डिस्कशन से शुरुआत करेंगे। आज के लिए सिर्फ ये समझने की कोशिश करो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो चैप्टर का नाम जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, joint stock company is a form of corporate or a body corporate which is formed as per the Companies Act 2013. Companies Act 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, उसके हिसाब से ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होते हैं, इसे हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है। ये क्या है सर, इसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे, जैसे ग्रेजुअली हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे। अभी के लिए ये समझने की कोशिश करो, जॉइंट स्टॉक कंपनी का इवॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि बिजनेस दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स होने लगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले जो कुछ भी बिजनेस था काफ़ी सिंपल हुआ करता था, लेकिन बाद में बिजनेस बिकम कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एक्सपांडेड फ्रॉम लोकल मार्केट टू ग्लोबल मार्केट, सो दैट फेल्ट द नीड ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच गेव एवोल्यूशन टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी के लिए अभी भी हम ये समझ रहे हैं कि हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है मालूम नहीं है। कल हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुए। जैसे ही हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, लास्टली विल बी स्टार्टिंग डिस्कसिंग ऑफ व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी and what are the different features and characteristics and advantages and disadvantages of a joint stock company. Earlier I had thought of non-recorded but a live lectures for secretarial practice, but with the discussion of my other faculty members, it is now decided to postpone the live sessions until unless we have final admissions. कैसा है, लाइव सेशंस जो अभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उन लोगों को समझने के लिए आसान है, लेकिन दिन ब दिन अगर आप देख रहे हो कि हर 2-4 दिन 5 दिन में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐड हो रहा है, लेकिन द नंबर ऑफ एडमिशंस विल नाउ इंक्रीज आफ्टर द रिजल्ट्स। सीबीएसई का रिजल्ट और स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद नंबर ऑफ एडमिशंस बढ़ने वाले हैं। तो फिर ऐसे सिनारियो में जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए लाइव सेशन समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा। इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि जैसे मैंने देखा था कि बीच में एक आध लेक्चर लाइव सेशन हम ले लेंगे, चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज होता है उसका हम लाइव सेशन में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो कोर डिस्कशन है चैप्टर का उसे हम रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से ही, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के मेथड से ही आगे लेकर जाएंगे, राइट। सो लाइव लेक्चर्स के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेट बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाए, स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद एक बार फाइनल बैच हमारी बन जाए, फाइनल स्टूडेंट्स हमारे साथ एक रूटीन में आ जाए, फिर उसके बाद जो है हम लाइव सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो नया स्टूडेंट होता है उसके लिए थोड़ा सा लाइव सेशन कैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि लाइव सेशंस को हम थोड़ा पोस्टपोन करेंगे, लेकिन जल्द ही अगले महीने में एक बार सब चीज़ें होंगी, उसके बाद हम लाइव सेशन के साथ शुरुआत करेंगे, जैसे हमारी बैच पूरी स्ट्रेंथ जो हमारी एक बार फाइनल हो जाए उसके बाद, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Bye bye, take care, see you, please don't move out, things are getting very critical. अभी का सिचुएशन ऐसा है कि जो ग्रोथ है पेशेंट्स का कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा है, ट्रेमेंडस है। सो आप पता भी नहीं कर सकोगे, समझ भी नहीं पाओगे कि आपने सामने वाले नेबर को कब हुआ, राइट। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने बोला कि सर हमारे सामने वाले पड़ोसी को, सामने वाले नेबर को ही हो चुका है, राइट। तो अभी सिचुएशन ऐसा है। सो अभी का ये जो वक्त है स्ट्रिक्ट, जैसे हमने 2 महीने निकाले हैं बच्चों,
लेकिन अभी का ये जो वक्त है काफ़ी क्रिटिकल चल रहा है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 एक आध 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते एटलीस्ट घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे होम, stay safe. See you all tomorrow with the next set of discussion, that is evolution of business organization. That's all for today. Bye bye.